नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर मेहनत की जाती है निरंतर आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर, आपकी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखकर यहां पर कक्षाएं कराई जाती हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन से ही प्रतीत हो रहा होगा, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति, शाब्दी व्यंजना, अभिधा शब्द शक्ति, आर्थी व्यंजना। हमारे हिंदी में विद्यार्थियों 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए लक्षणा शब्द शक्ति, तो जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी मुख्य अर्थ जो है अभिधा से आता है, उससे थोड़ा सा भिन्न अर्थ जो है लक्षणा शब्द शक्ति से आता है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है। कहाँ पे? शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम जो है शब्द शक्ति है। और अभी हम ऊपर आपको बता ही रहे थे, शब्द शक्तियों के 3 भेद होते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि वाच्यार्थ पर आधारित जो शब्द शक्ति होती है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्ष्यार्थ पर आधारित जो शब्द शक्ति होती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंग्यार्थ पर आधारित जो होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित करने पर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को जब ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। हम लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहाँ भोगू, तुम ही उचित तप मो कहाँ भोगू में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती, लक्षणा। तो ये जो उदाहरण दिया गया है विद्यार्थियों आपका, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? आर्थी व्यंजना। यानी ये व्यंजना शब्द शक्ति का एक भेद है, आर्थी व्यंजना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं विद्यार्थियों? 2 भेद हैं। पहले है शाब्दी व्यंजना, जहाँ यानी व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। फिर है आर्थी व्यंजना, जहाँ व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। और आर्थी व्यंजना भी विद्यार्थियों 2 तरह की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं आर्थी व्यंजना के 2 प्रकार? एक है अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना,
दूसरी है लक्षणामूलक आर्थी व्यंजना। ये दो भेद हैं आर्थी व्यंजना के। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दोहा है विद्यार्थियों, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है और ये कबीरदास जी का दोहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रतीत होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, या अन्य अर्थ या विशेषार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ये उदाहरण आपने ऊपर अभी इसका देखा था। उसके बाद में अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। यह शब्द शक्ति का प्रथम पड़ाव होता है। इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं। जैसे उदाहरण है राम जाता है, तो इसमें साधारण सी बात संकेतित अर्थ मिल रहा है कि राम जाता है। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। अभिधा में बाधा, अर्थात जो अर्थ अभिधा द्वारा न प्राप्त होकर घुमाकर प्रकट किया जाता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे गंगा में गांव है, तो यहाँ पर क्या है? गंगा में गांव तो नहीं हो सकता है, लेकिन गंगा जैसी पवित्रता हमारे गांव में हो सकती है, गांव के लोगों में हो सकती है। अर्थात यहाँ लक्षणा से काम चलाया जा रहा है। शब्द शक्तियों का परिचय देते हुए आचार्य देव ये रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने लिखा है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत लवीन। यानी क्या है? देव जी बताते हैं अभिधा में जो लिखा गया काव्य है वो उत्तम माना है, और जो लक्षणा में लिखा गया वो मध्यम कोटि का है, और जो व्यंजना शब्द शक्ति में लिखा गया काव्य है वो क्या है? विरस अर्थात रस नहीं प्रदान करता है, अर्थात उसको अधम कोटि का माना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वाको वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि, श्रीपति। तो ये परिभाषा किसकी है? आचार्य चिंतामणि जी की, जो क्या कहते हैं? सगुण अलंकारन सहित, यानी गुण और अलंकार सहित हो जो कविता, साथ में दोष रहित हो, उसे ही क्या ज्ञानी जन जो है अच्छी कविता मानते हैं। फिर काव्य की परिभाषा जो है अन्य आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में दी है। जैसे कि कुलपति मिश्र जी क्या बताते हैं? दोष रहित अरुगुण सहित, कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। यानी क्या है? दोष रहित होनी चाहिए और उसके साथ साथ में गुण होने चाहिए, कुछ एक अलंकार भी होने चाहिए। तो शब्द और अर्थ को व्यक्त करने वाले ये तमाम सारे गुणों से युक्त जो कविता होगी वही अच्छी कविता मानी जाएगी। फिर उसके बाद में आचार्य भिखारी दास बताते हैं रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप अरुरंग, दूषण करे कुरूपता। इसका अर्थ क्या है? जो रस को कविता का अंग माना है भिखारी दास जी ने, और भूषण क्या है? कविता का संपूर्ण भूषण है। उसके साथ साथ में गुण भी होने चाहिए, और ये दोष है कविता में तो क्या है? कविता की कुरूपता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में आचार्य श्रीपति जी का कथन है। ये क्या बताते हैं? काव्य का लक्षण
यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, अलंकार सोलीन, कविता वनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। ये लक्षण किसका है? आचार्य श्रीपति जी का। फिर विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे, रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात्, अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणा रोपिता क्रिया। ये कथन किस आचार्य का है? कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, मम्मट। तो उपयुक्त कथन किसका है? ये आचार्य मम्मट जी का। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे, रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात्, अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणा रोपिता क्रिया। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। जहाँ मुख्यार्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अन्वित में व्यवधान हो, वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीत हो, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द की वो शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजनवश शब्द का मुख्यार्थ बाधित हो, किंतु उसी से संबद्ध अन्य अर्थ प्रकाशित हो, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। उसके पश्चात जो है आपके आचार्य कुंतक जी हैं। ये अभिधावादी आचार्य हैं। किस प्रकार के हैं? अभिधावादी। इनकी एकमात्र रचना है वक्रोक्ति जीवितम, जो कि अधूरी ही उपलब्ध होती है। आनंदवर्धन यह ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं और इनकी कृति का नाम है ध्वन्या आलोक। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, यानी जो महाकाव्य का लक्षण नहीं है उसे आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है। तो क्या है? इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं। किसमें? महाकाव्य में। तो ये बात तो सही है, महाकाव्य में सभी नाटक संधियां होती हैं। ये सर्गों में विभक्त होता है, ये भी सही है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देशन होता है। और विकल्प बी में क्या है? इसमें सभी रस प्रधान होते हैं। यह बात जो है महाकाव्य के लक्षणों के विषय में बिल्कुल गलत है। सभी रसों की प्रधानता नहीं होती है, जबकि महाकाव्य में विद्यार्थियों श्रृंगार, वीर, शांत, इनमें से किसी एक रस की प्रधानता मानी जाती है। फिर आगे बढ़ेंगे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या बताते हैं? जिसमें सर्गों का निबंधन हो, यानी सर्गों में विभाजन हो, श्रृंगार, वीर, शांत, ये देखो वही बात आ भी रही है। इनमें से एक रस प्रधान यानी अंगी हो, अन्य सभी रस सहायक रूप में काम करते हों और उसमें सभी नाटक संधियां विद्यमान हों। आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश हो तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक का परिणाम भी आना चाहिए। वो जो है महाकाव्य कहलाएगा। यानी जिस रचना में इन सभी नियमों का पालन किया जाता है उसे ही महाकाव्य की श्रेणी में रखेंगे। हम लोग फिर आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। तो ये जो उदाहरण है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इसमें जो है विद्यार्थियों पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहाँ पर जो है पुनरुक्ति अर्थ का विदोष होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। कौन? रस के अपकर्षक। फिर जो है आचार्यों ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भारत मुनि ने, यानी आचार्य भारत मुनि ने 10 दोष माने हैं।
आचार्य वामन ने 20 दोष माने हैं, मम्मट ने 3 दोष बताए हैं, तो आचार्य विश्वनाथ जी ने 70 काव्य दोष माने हैं। सामान्यतः जो है दोष 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ये जो है काव्य दोष के 3 प्रमुख प्रकार माने गए हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती थी? व्यंजना, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा लक्षणा। तो सबसे पहले जो है विद्यार्थियों अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पता चलता है। काव्य शास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं और अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीत जो है सबसे पहले होती है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, अभिधा, लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, व्यंजना। तो सूर्यास्त हो गया, इस उदाहरण में जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। फिर जो है सूर्यास्त हो गया, इस वाक्य में सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति जो है इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है, यानी सबके जो है अर्थ अलग अलग आते हैं। अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और इसके जो है 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद हैं व्यंजना शब्द शक्ति के। कौन कौन से? तो सबसे पहले है शाब्दी व्यंजना। शब्द पर आधारित जो है व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहते हैं। फिर है आर्थी व्यंजना, अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहा जाता है। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। तो ये जो उदाहरण है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इसमें विद्यार्थियों अभिधा शब्द शक्ति है, क्योंकि इस उदाहरण में इसका अर्थ जो है आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ज़्यादा आपको इसमें अपने दिमाग को लगाना नहीं पड़ता है। और जब साक्षात सांकेतिक यानी मुख्य अर्थ वाच्यार्थ प्रकट हो जाता है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसे जो है प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। और अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद हैं विद्यार्थियों। कितने? 3 भेद हैं। एक है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? आचार्य मम्मट, भट्ट लोल्लट, अभिनव गुप्त, भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र विद्यार्थियों ये आचार्य भरत मुनि का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र यानी नाटक को पंचम वेद कहा है। संस्कृत व्याकरण यानी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं भरत मुनि और इनका समय 2वीं शती माना जाता है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट, भरत मुनि। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद ये मत किसका है? आपके आचार्य भट्ट लोल्लट जी का। आचार्य भरत मुनि ने जो अपना रस सूत्र दिया है, विभाव अनुभाव व्याविचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति है में आए संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य भट्ट लोल्लट जी हैं। और भट्ट लोल्लट ही रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। इनका जो दार्शनिक मत है उसका नाम है मीमांसा दर्शन। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित
महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। यानी महाकाव्य के संबंध में कौन सी बात गलत है उसे आपको बताना है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। महाकाव्य का जो नायक है वो धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। और फिर विकल्प डी में क्या है, महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। जो गलत है महाकाव्य के संबंध में, आपका उत्तर है विकल्प बी, संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद प्रयोग होना चाहिए। ये एक ही छंद का प्रयोग पूरे महाकाव्य में हो, ऐसा इसमें नहीं है, इसीलिए यह बात यानी घटना असत्य है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति यानी कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद और उपभेद माने हैं? 41 भेद, 6 उपभेद, 9 भेद व 20 उपभेद, 7 भेद, 14 उपभेद, 6 भेद और 41 उपभेद। तो आचार्य कुंतक जी ने वक्रोक्ति के जो है 6 भेद और उसके 41 उपभेद माने हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आचार्य कुंतक ये जो हैं आपके वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध माना गया है। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्त जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। क्या माना है? काव्य की आत्मा। और वक्रोक्त के इन्होंने 6 प्रमुख भेद तथा 41 उपभेद माने हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। फिर विद्यार्थियों हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? केवल मनोरंजन कर देना ये कवि का कर्म नहीं है, उसमें कोई न कोई समाज को एक उद्देश्य जरूर मिलना चाहिए। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के जो है प्रतिनिधि कवि हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। भारत भारती की रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में की है। इस रचना के प्रकाशित होने पर महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अविधेय अर्थ को गौड़ बनाकर काव्यार्थ यानी व्यंग्यार्थ को व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह मत किसका है? दंडी, मम्मट, आनंदवर्धन, आचार्य विश्वनाथ। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? यदि आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, आचार्य आनंदवर्धन, तो बिल्कुल सही होगा। क्या कहते हैं आनंदवर्धन जी? जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अविधेय अर्थ को गौड़ बनाकर काव्यार्थ यानी व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में ये मत आनंदवर्धन जी का है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ध्वन्यालोक जो है नामक ग्रंथ की रचना की है आनंदवर्धन जी ने। कौन सा ग्रंथ है? ध्वन्यालोक। और आचार्य आनंदवर्धन जी ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। क्या माना है? काव्य की आत्मा, ध्वनि को स्वीकार किया है। फिर विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति,
अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। क्या होगा विद्यार्थियों? तो यदि इस क्वेश्चन के जवाब में आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, अभिधा शब्द शक्ति में क्या है, साधारण या प्रचलित मुख्य अर्थ जो है समझ में आ जाता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे ना लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो जहाँ पर ना वाच्यार्थ काम करे ना लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ काम करे ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति से जो है अर्थ निकाला जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। किस आधार पे? प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा से जो है मुख्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा से जो है लक्ष्यार्थ का, और व्यंजना से ना तो मुख्यार्थ का बोध होता है ना ही लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न जो है व्यंग्यार्थ का बोध होता है। फिर आगे देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ हो जाने पर, यानी जहाँ पर अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाती है, तो वहाँ पर जिस शब्द शक्ति से काम चलाया जाता है उसे ही व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती हैं तो व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ या प्रतीचमानार्थ भी कहा जाता है, यानी इसके ये कई नाम हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, किस आचार्य ने दृष्ट यानी कि प्रीत और अदृष्ट यानी कि कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? कुंतक, दंडी, वामन, रुद्रट। तो जिन आचार्य ने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य का प्रयोजन माना है उनका नाम है विकल्प सी, आचार्य वामन जी। जबकि आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान तथा परम आह्लाद को, आचार्य दंडी ने ज्ञान एवं यश प्राप्ति को, आचार्य रुद्रट ने धर्म, कीर्ति, अनर्थोपयश, अर्थ, सुख प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य क्या है, उसी को जो है प्रयोजन कहा जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों जो है बड़ा है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। यानी यहाँ पर जो है कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें दोष कौन सा है। तो सबसे पहले क्या है, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। फिर है आपका लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद। उसके बाद में आपका अगला उदाहरण क्या है, विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम के समान। फिर अगला उदाहरण है, नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। तो विद्यार्थियों जो आपका पहला उदाहरण इसमें है, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें जो है आपका न्यून पदत्व दोष है। कौन सा? न्यून पदत्व दोष है, यानी कि का के लिए विकल्प 4 आपका उत्तर सही होगा। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें न्यून पदत्व दोष है। फिर आपका अगला उदाहरण है, लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद। इसमें कौन सा है विद्यार्थियों? तो इसमें है अधिक पदत्व दोष। फिर आपका उदाहरण है, विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम के समान। तो इसमें जो है आपका दुष्क्रमत्व
दोष है, यानी क्रम बिगड़ा हुआ है। फिर जो आपका अगला उदाहरण है, नृपमो को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, तो इसमें कौन सा दोष है? वो है आपका दुष्क्रमत्व दोष। कौन सा है? दुष्क्रमत्व दोष। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें न्यून पदत्व दोष है, यानी पद की कमी है। लपटी पुष्प पराग रज शनि स्वेद मकरंद, इसमें अधिक पदत्व दोष है, अर्थात पद अधिक है। फिर है विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम के समान, इसमें अक्रमत्व दोष है। और नृपमो को है दीजिए अथवा मत्त गजेंद्र, इसमें क्या है? दुष्क्रमत्व दोष है। अब हम लोग जान लेते हैं किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले न्यून पदत्व दोष, जिस काव्य रचना में किसी शब्द अथवा पद की कमी रह जाए, शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े, उसे न्यून पदत्व दोष कहते हैं। फिर है अधिक पदत्व दोष, जहाँ पर काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। उसके बाद में है अक्रमत्व दोष, यानी जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही ना हो वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। फिर आपका अगला क्या है? दुष्क्रमत्व दोष, यानी जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो वहाँ पर जो है दुष्क्रमत्व दोष होता है। यानी जहाँ पर शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार क्रम नहीं होता है उसे क्या है? दुष्क्रमत्व का विदोष कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी के लिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और यदि आप सभी को लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए लाभदायक है तो कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ में यदि कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं समय पर मिलती रहे। मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर से हम अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।